रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जाहिर है मौसम की तब्दीली है, आपके दरवाज़ों पर दस्तक दे रही है, हल्की हल्की खून की बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया है PDM के प्लेटफॉर्म से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये गेम अकेले ही खेलना चाहती है। ताहाल सड़कों पर PDM के इत्तेहाद के साथ ही शायद आना चाहती थी, लेकिन पिछला ज़ाहिर जो माजी रहा PDM का, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि हम किसी के डिक्टेशन लेने के लिए PDM का हिस्सा नहीं बने। लेकिन ये जो एहतजाजी मुजाहरा, ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, इत्तलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, यहाँ पर बताया गया कि अलामती तौर पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और इसका मकसद यही था कि जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है वो ज़ाहिर महंगाई के ख़िलाफ़ है। आज हमने जब सोशल मीडिया देखा तो वहाँ पर भी हैशटैग जो है महंगाई के ख़िलाफ़ ट्रेंड करता हुआ हमें दिखाई दिया है। लेकिन मुआशी माहिरीन ये जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रुपया मज़ीद गिरेगा, तो मुझ जैसे लोगों को तशवीश होना शुरू हो जाती है कि और मज़ीद कितना गिरेगा। यानी डॉलर 174 पर आकर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि डॉलर की ब्रेकें जो हैं वो बिल्कुल फेल हो गई हैं और शायद हुकूमत के बस में भी कंट्रोल करना नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान माजी में ये बात कह चुके हैं कि अगर आपके पास आपका रुपया गिरता है तो आम आदमी पर बोझ पड़ता है। महंगाई के सामने हुकूमत बेबस है, लेकिन शायद ऑपोजिशन भी हुकूमत के सामने बेबस है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अपना एक अलग नजरिया रखते हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पहले जरा उनसे बात लेते हैं, फिर जो इस वक्त तक एहतजाज हो रहे हैं उस पर वज़ीर दाखिला ने जो कुछ कहा है उस पर भी बात होगी। लेकिन बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ज़रा सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि PDM के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोबारा इंज़माम की बात हो रही है, क्या आपके ज़राए क्या कहते हैं इस बाबत? ये एक यूनिटी इन एक्शन कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन बाकायदा PDM के स्ट्रक्चर में मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी का के आने का कोई इम्कान है। अच्छा, ये कम है, लेकिन वो उसके इंतज़ामी और उसकी निज़ामत के जो भी ढांचा है जिसमें उनके मुख्तलिफ ओहदे हैं और उनमें पीपल्स पार्टी का इम्कान नहीं किया है। लेकिन इस वक्त चल एक ही तरफ रहे हैं, एक ही मंजिल है दोनों की इस वक्त तो, और वो उसमें कुछ ना कुछ यूनिटी इन एक्शन का इम्कान हो सकता है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ज़ाहिर है आपकी मालूमात मुझसे ज़्यादा होगी इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। खुर्शीद शाह के केस में जब हमने देखा कि कल ज़मानत भी हो गई और फिर सारे मामलात आगे हो गए, आपको लगता है कि अब ज़मानतों का एक नया मौसम होगा जिसमें बड़ा रिलीफ मिल सकता है अपोजिशन के दोनों जानिब, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी? क्या ये एक नया मौसम आप देख रहे हैं रिलीफ का? दो बातें हैं। एक तो पहले तो मैं सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि शाह साहब, जिनको हम समझते हैं और मैंने तो उनका केस देखा है अपनी तई, जो मेरी राय है उस हद तक तो कोई केस उनका खिलाफ बनता नहीं है भाई। ठीक है, पर बहरहाल उनकी ज़मानत हुई है, उनको रिहाई कल आज नहीं, हमें इसका दुख है, अफसोस है, कल इंशाल्लाह हो जाएगी। तो हम उस पे, मैं सब पीपल्स पार्टी के दोस्तों को उस पे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि खुर्शीद अहमद शाह एक जय्यद राय रखने वाले और ज़ीरक कायदीन में से हैं पीपल्स पार्टी के, और वैसे भी वो लोगों में वो मुख्तलिफ इख्तलाफात ख़त्म करके और लोगों को करीब लाने की उनकी बड़ी सलाहियत है। तो इसमें ये तो एक तो मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, ये आपने कहा कि क्या ये मौसम ज़मानतों का मौसम बन जाएगा? हाँ। उसमें एक चीज़ तो ये हुई है, ये हुकूमत ने खुद ही कर दी है कि एक ऑर्डिनेंस जो लाए हैं, अब उस ऑर्डिनेंस का एक हमागीर किस्म का असर है। उसमें से बहुत सारे तबकात और जो उसमें ग्रुप थे और वो उन सब को आपने निकाल दिया है, ताजरों को निकाल दिया है, ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया है, और इस किस्म के दीगर जो अफराद हैं, अफसरान वगैरह, उनको बीच में से निकाल दिया है। नैब की दस्तरस तो नैब
कि इख्तियार समात में से निकाल दिया है। तो उसका तो अब फिर तयन होना पड़ेगा हर केस में। अगर तयन होना पड़ेगा, अगर दरखास्तें आ गई कि हमारा ये फैसला करें कि जी ये टैक्स मैटर है कि ये नैब का मैटर है, तो ये लेवी किसी का मैटर है या ये नैब का है, ये इवेजन का है या अवॉइडेंस का है, इस मामले पे आप पहले फैसला करें फिर आप आगे चलें, तो उससे ताख़ीर तो हो जाएगी अच्छा। नैब के बहुत सारे केसेस में। तो उस अगर ताख़ीर होना शुरू हो जाती है तो ज़मानत भी ज़्यादा इम्कानी तौर पे हो जाएगी। ठीक। एतजाज साहब, खबरें ये भी हैं कि ज़ाहिर ये बात हमने पहले भी सुनी थी, लेकिन आपका ज़ाहिर पंजाब में बराह रास्त वास्ता भी है, वर्कर्स के हवाले से भी, और आपकी खासी नज़र भी है। अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी यही बात थी और इसी बात पर पीडीएम के अंदर काफ़ी लिए दिए भी हुई थी। क्या एक मरतबा फिर अदम एतमाद की तहरीक को पंजाब में आप देख रहे हैं कि उसके लिए मुस्लिम लीग नवाज जो है वो साथ देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और आप समझते हैं कि इस दौरानिए में यानी अगले 3 माह के अंदर अंदर कोई अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में लॉन्च हो सकती है? पंजाब में अब ये तो बात वाज़ेह है ना, हम अकेले तो पंजाब में नहीं ला सकते, हमारे पास तो नंबर नहीं है। लेकिन नून लीग और हम मिले और इत्तेहादी जमातें मिलें तो हमारे ख्याल में बड़ी आसानी से पंजाब में वोट नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक पास कराई जा सकती है। पर इसमें चूंकि सबसे ज़्यादा वोट अपोजिशन में मुस्लिम लीग नवाज के हैं, ये फैसला बिलाखिर मुस्लिम लीग नवाज ने करना है। हमने उनको मशवरा दिया था पिछली दफ़ा कि हम ये करें, तो मुस्लिम लीग नवाज की कोई मसलियत थी कि वो या किसी के इशारे का इंतज़ार था कि उन्होंने नहीं उसमें साथ दिया, वरना बड़ा मौजूद वक्त था कोई 6 महीने साल पहले कि ये इस किस्म की तहरीक को अमल में लाया जाता और उस पर अमल किया जाता, तहरीक अदम एतमाद चीफ मिनिस्टर में। अब भी मौजूद वक्त है, शायद ज़्यादा मौजूद वक्त है। अच्छा। और हमारी राय यही है कि ये पहले ये इंक्रीमेंटली गिराना चाहिए या किसी के मुखालिफ के खिलाफ कोई अमल करना हो, कोई जद्दोजहद करनी हो, तो ये इंक्रीमेंटली उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं। पहले पंजाब, फिर पंजाब के बाद वफाक में आ सकते हैं, दूसरी और तरफ जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो हमारी हुकूमत इंशाल्लाह कायम ही रहेगी, उसको कोई इतना ख़तरा नहीं है। पर बाकी ये हुकूमतें तो बर्फ़ पर के फिसलती हुई बर्फ़, पहाड़ी बर्फ़ पर बैठी हुई है। ठीक है। एतजाज साहब, आप कह रहे हैं ये भी मौजू तरीन वक्त है जिसमें आप दोबारा अदम एतमाद की तहरीक चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए ला सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल जाहिर है और हमारे सामने पेपर्स पर भी यही मौजूद है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है उसके नंबर्स वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इससे लुक फॉरवर्ड अगर मैं बात करूँ, हाइपोथेटिकल चलें इसको, इस तरह कह लीजिए आप, कि क्या आपको लग रहा है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो फिर आपको क्या चांसेस, क्योंकि फिर क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार आपको दिखाई देती है, मुस्लिम लीग नवाज भी तैयार दिखाई देती है, बाकी सारी जमातें, मौलाना फजल रहमान की जमात भी और बाकी सारी मानदा जमातें भी, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, कितना बड़ा सेटबैक हो जाएगा अगर क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो गए तो? क़ब्ल वक्त इंतखाबात तो हम भी मांग रहे हैं और चेयरमैन साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि इलेक्शन जल्दी हो, बल्कि सबसे पहले ही उन्हीं ने ये उठाया था, बिलावल ने ये उठाया था कि ये जल्दी हो इलेक्शंस, ये सबसे पहले उन्होंने उठाया था। और इससे फ़ायदा भी हो सकता है, मौजूद वक्त है, कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और लोगों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, जो कि मंसूबा बना रही है, एक शॉर्ट टर्म मंसूबा, जो आज या कल मैं सुन रहा था, मीडिया से ही सुनते हैं कि कुछ सब्सिडी पैकेज देने का, यानी कुछ इमदाद हर शख्स को, हर ख़ानदान को मिले, उस लिहाज से उसके ज़रिए
अशियाए ज़रूरत के और अशियाए खुर्दोनोश के खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं जी सर, उनको कुछ सब्सिडी दे के उनकी कीमत में कमी की जाए। तो वो भी अपनी कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ से हट जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि लोगों का कीमतों और बेरोजगारी से ध्यान हटे। अगर इमरान खान उनको हटा लेता है और किसी नई स्कीम ऐसी में उलझा लेता है तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, मैं समझता हूँ। और ठीक है एतजाज साहब, आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि ज़ाहिर हमने पिछले भी जनरल इलेक्शंस में ये सवाल हम उठाते थे और अब अगर ज़ाहिर कबल वक्त इंतखाबात होते हैं तब भी ये सवाल सामने खड़ा होगा और अगर मुकर्रर वक्त पर होंगे तब भी, कि क्या किसी भी जमात के लिए, यानी चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ज़ाहिर इख्तिदार मिलता है दोबारा और वो मसनद पर आती है तो इस वक्त के हालात में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुआशी रिकंसिलिएशन आपको करना पड़ेगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में होगी कि वो आकर इन सारी चीजों पर अपनी गिरफ्त बना सके? पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में एक अनगवर्नेबल रियासत बन चुका है अभी से ही, पहले से। It looks like an ungovernable state. अब स्टेट भी है हम और हमारे इदारे मजबूत भी बहुत हैं, पर हमें चैलेंज भी बहुत सख्त आना है। अगले साल में या 6 महीने 12 महीने में जो अफ़गानिस्तान में एक किस्म की वैक्यूम खला पैदा हो रही है और बदस्तूर चल रही है कि एक हुकूमत है भी और नहीं भी है, वो इस तरह के हुकूमत वज़ीर कानून, वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत, वज़ीर आज़म, वो सब बने बैठे हैं, सब मौजूद हैं, उनको ये ओहदे दिए जा चुके हैं, पर नीचे ब्यूरोक्रेसी या वो मशीनरी कहाँ है जो उनके अहकामात पे अमल दरामद करा सके, जो स्कूलों को खोलने और बंद करने के फैसले कर सके, जो कोविड का वहाँ मुकाबला कर सके, जो लोगों को इंश्योर कर सके कि उनको अशियाए खुर्दनोश जो है वो बाज़ारों में पहुँचती हैं, वहाँ ट्रक चलते हैं, वहाँ तेल आता है। तो एक इतने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो तालिबान हुकूमत को है, और फिर तालिबान हुकूमत को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रही है वहाँ दाइश। वो दाइश जो है इस्लामी स्टेट या इस्लामी रियासत की जो तंजीम है वो तो बड़े ही सफाक हैं और वो बड़े ही मतलब है वो वार ऐसा करने वाले हैं कि जिससे में कोई बचत कोई किसी की जान बख्शी नहीं हो सकेगी। ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन एतजाज साहब आपने ये कहा कि मतलब पाकिस्तान की जो स्टेट है, आपने कहा कि इसको गवर्न करना किसी के भी बस में अब नहीं रहा है, ये कहना चाह रहे हैं हम, चाहे वो कोई भी आ जाए, कोई भी जमात आ जाए। महसूस ये होता है, महसूस बड़ी खबर के साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेनेटर बैरिस्टर एतजाज एहसन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अब जो हालात मुल्क के हो गए हैं, चाहे हमारी जमात आए या कोई भी जमात आए, उसके इख्तियार में होगा कुछ नहीं, क्योंकि हालात या बातें जो हैं वो इख्तियारात से तजावुज़ ही कर गई हैं। ये मामला कैसे समेटे जा सकते हैं, मुआशी रिकंसिलिएशन किस हद तक ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर अशफाक हसन से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि अब जरा मईशत के हवाले से बात कर लें, क्योंकि बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने कहा कि अब सूरत हाल जो उनको सरफेस पर दिखाई दे रही है उसमें कोई भी अगर पार्टी आती है बरसरे इख्तिदार तो उसको मईशत के यही हजकोले जो हैं वो खाने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान में, ये मैं नहीं कह रही, आलमी बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में खत गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की तकरीबन इस वक्त जो तादाद है वो 40% हो चुकी है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कम आमदनी वालों के लिए इस वक्त महंगाई जो है वो
कितने आशारिया है, यानी 15.72। ये इंतहा से ज्यादा महंगाई है। क्या हुकूमत कमजोर तबकात को रिलीफ फराहम कर सकेगी या नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी सवालात के जवाबात लेने के लिए हमने जहमत दी है आज डॉक्टर अशफाक हसन साहब को। माहिर माशियात हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ज़ाहिर है अपना मुनफरिद तज्जिया भी रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, बहुत सादा सा सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आवाम का सवाल है कि क्या डॉलर की ऊंची उड़ानें देखते रहेंगे और हम रुपए को इसी तरह गिरता हुआ देखते रहेंगे, डबल डिजिट से बढ़ती हुई महंगाई देखते रहेंगे? मैंने आपके सामने अभी रखा 15.27 पर खड़ी हो गई है इस वक्त महंगाई जाकर। क्या हालात देख रहे हैं आगे, क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखें कि ये जब भी जिस तरीके से हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट डिवैल्यू हो रहा है, अब तक एक फ्री फॉल रिजीम में चला गया है, हमने छोड़ दिया है मार्केट पे और जहां चला जाए। तो अगर हमने मार्केट पे ही छोड़ना है तो स्टेट बैंक की जरूरत क्या है भाई, या गवर्नर की जरूरत क्या है वहां पर? उसकी तो जिम्मेदारी है कि एक्सचेंज रेट में एक स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। अगर वो कहता कि जी हम तो सब चीज मार्केट पे छोड़ दे रहे हैं, तो आप घर चले जाओ, फिर आपकी जरूरत क्या है वहां पर? हर चीज मार्केट ने ठीक करनी है ना। तो ये अजीब सा मंतक है कि हम मार्केट में छोड़ दिया है। भाई हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी स्पेकुलेशंस होती हैं और हमारे यहाँ एक से एक स्टेक होल्डर्स भी अजीब अजीब तरह के हैं। एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट को प्रोसीड्स नहीं लाएगा, इंपोर्टर आज जाके अपने इंपोर्ट को एलसी खोलना शुरू कर देगा, वो आज डिमांड क्रिएट करेगा। एक्सपोर्टर जो है वो पीछे से डॉलर अपने नहीं लाएगा कि आज क्यों लाऊं, मैं एक हफ्ते के बाद लाऊंगा, हो सकता है कि 3-4 रुपए पर डॉलर मुझे ज्यादा मिल जाए। तो ये चीजें मार्केट डिटरमिन कर रही है, सारी चीजें मार्केट डिटरमिन इस तरह करिए ना। डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माफी, वजीर आजम पाकिस्तान को खुद नहीं पता होता, वो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता होता कि डॉलर का क्या रेट है, डॉलर कैसे ऊपर चला गया है। यार देखें, कोई जरूरी नहीं है कि वजीर आजम को वो एक इकोनॉमिक के एक्सपर्ट होंगे या वजीर आजम किसी मुल्क का वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट होगा। उनके पास टीम होती है। रोनाल्ड रेगन तो कोई वो तो एक मूवी एक्टर था, लेकिन उसने जब वो सदर बना, लोग हैरान थे कि ये मूवी एक्टर अमेरिका को कैसे चलाएगा। तो उसने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन जो था अमेरिका में, उसको अपने कैबिनेट में ले आया और उसके बाद आराम से उसने हुक्मरानी की, एंड ही टर्न आउट टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडीड, बिल्कुल ठीक। जरूरी नहीं है कि वजीर आजम जो है हर चीज के एक्सपर्ट हो। वजीर आजम के पास आदमी होने चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी डे वन से यह है कि इनकी टीम इंतहाई कमजोर टीम थी। डॉक्टर साहब, अच्छा अब आप रुकिएगा एक मिनट। डॉक्टर साहब, मैं कतई कलामी नहीं करना चाहती। असद उमर, आपको लगता है सही टीम नहीं थी? अब्दुल हफीज शेख साहब आए, सही टीम नहीं थी। शौकत तरीन, हमाद अजहर साहब भी इन बिटवीन आए, शौकत तरीन साहब भी आए। मतलब एफबीआर के चेयरमैन की आप सुने, वो फहरिस्त वो लोग हैं डायनामिक पाकिस्तान के जिन्होंने एफबीआर के सारे, जिसको कहते हैं ना, सारे गिमिक्स उनको मालूम है एफबीआर के, वो लोग भी नहीं इसको सही कर सके सर। तो फिर कहां से लाएं, कौन से जहन लाएं? वज़रा की मैं बात कर रहा हूं। वज़रा असद उमर साहब थे। हाँ। क्या वो बहुत अच्छे काबिल आदमी हैं, अच्छा बोलते हैं, ही इज वेरी प्रेजेंटेबल मैन। उनकी परफॉर्मेंस आप एनसीओसी में देखें, बहुत जबरदस्त जा रही है। तो क्या वो बेहतर हेल्थ मिनिस्टर नहीं हो सकते थे? कोई जरूरी था कि आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना देना था? इसी तरीके से आप जैसे आपने हमाद अजहर साहब का जिक्र किया, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं ये, तो इनको कि लीगल अपने टीम में शामिल करते, आप इनको अटॉर्नी जनरल बना देते, आप इनको लॉ मिनिस्टर बनाते, इस किस्म की चीजें। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर तो खुद कहते रहते हैं कि राइट मैन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। तो मैं यही कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इसी चीज पे अमल कर लेते, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। फिर हुआ है कि हम जो है हेलीकॉप्टर से लोगों को उतारना शुरू कर दिया। 2 हमने कराची में हेलीकॉप्टर से उतारे, एक हमने इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर से उतारे हफीज शेख साहब को। क्या हुआ? हेलीकॉप्टर से उतरने वालों को पाकिस्तान के बारे में कोई पता नहीं होता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि ये गली किधर जाएगी और ये इस मुल्क में स्टैटिस्टिक्स कैसे इकट्ठा किया जाता है। कुछ नहीं, ये किताबों से पढ़े हुए होते हैं, आके इम्प्लीमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके इसी नुक्ते पर रुककर
इसी नुक्ते पर रुकिएगा, फरमाइएगा कि क्या वाकई अब आपने कहा ना कि मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है आपने, और आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब, अगर गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो अगर इसको नहीं देख सकते तो फिर बकौल आपके कि उनको चले जाना चाहिए, लेकिन आपकी निगाह में क्या डॉलर वाकई 200 क्रॉस करेगा पाकिस्तानी रुपए में? अगर मैं देखूं 200 क्रॉस पे जाएगा, और क्या ये IMF की जानिब से जो आपने ज़ाहिर कर्जा उठाया है उसमें क्या ऐसी शिकें मौजूद है कि मजीद दबाव बढ़ेगा अभी पाकिस्तानी अवाम पर बिजली के नरखों में और पेट्रोल के कीमतों में इजाफे से? देखिए, कहां जाएगा डॉलर? अगर मैं इतना एक्सपर्ट होता तो आज मैं भी बिलियनर होकर बैठा रहता है ना, लेकिन किसी को नहीं पता कि कहां जाएगा। लेकिन अभी गवर्नर ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, इट इज अ फ्री फॉल, फ्री अप नहीं है, फ्री फॉल है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब कहां जाएगा? मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई मुझे, मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा एक असाइनमेंट है। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं तो या ऑनरेबल तरीका होता है कि मैं खुद चला जाऊं, या मेरी यूनिवर्सिटी है मुझे कह दे कि डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं, हम किसी और को लाएंगे। तो अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, उसको आपने मार्केट पे छोड़ दिया, तो आपकी जरूरत क्या है? लेट द मार्केट डिसाइड कि कहां जाएगा। तो इसलिए ये कहां जाएगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इससे जो तबाही होगी वो मैं जानता हूं कि क्या तबाही होगी। आपके खाने पीने के अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी, आपके तमाम ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाएंगे। सर बढ़ जाएंगे नहीं, बढ़ गए हैं डॉक्टर साहब, बढ़ जाएंगे नहीं, बढ़ गए हैं। मैं तो वही तो कह रहा हूं ना कि इसकी इंप्लीकेशन यही होती हैं। हर लैंडेड, हर आइटम जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल्स मंगा रहा है, रॉ मटेरियल्स मंगा रहा है, मशीनरी मंगा रहा है, एनर्जी इंपोर्ट हो रहा है, LNG इंपोर्ट हो रहा है, गैस इंपोर्ट हो रहे हैं, तेल इंपोर्ट हो रहे हैं, आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, दवाएं आपके आ रही हैं बाहर से। ये सब की चीजें आसमान से बातें करेंगी। सबसे ज्यादा कौन पिसेगा? गरीब तबका। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। ज़ाहिर अभी आप रजा बाकर साहब की बात करते गवर्नर स्टेट बैंक की, ज़ाहिर बहुत तबसरा हो चुका है इस बात पर, लेकिन मैं आपसे आपकी ज़रा ओपिनियन लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि देखिए अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो उसका बराह रास्त फायदा ओवरसीज पाकिस्तानियों को हो रहा है, तो हम 22 करोड़ फिर ओवरसीज में तब्दील हो जाएंगे, क्या करें? क्या मशवरा है इस बाबत? मेरे ख्याल में स्टेट बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज कर देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो ओवरसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंतहाई जाहिलाना बातें थी, इंतहाई जाहिलाना बातें। मुझे शर्म आती है कि ये हमारा गवर्नर है। मैं बार बार एक जमाने से कहता हूं कि ये शख्स हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिप्टी सेक्रेटरी के काबिल था, इसको हमने गवर्नर बनाया, और आज जिस हुकूमत ने बनाया है वही भुगत रही है। जिस शख्स ने, जिस कहते हैं कि जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर दिया इसने। जिस हुकूमत ने इसको इतना बड़ा ओहदा दिया, आज उस शख्स ने इस हुकूमत को जमीन पे लटा दिया है। इनके वज़रा भागते फिर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे गिला होता है एक चीज का, वो आप रद्द कर दीजिएगा मेरी इस बात को। आप जैसे अजहान मौजूद हैं, कैसर बंगाली जैसी शख्सियात, और बाकी बहुत सारे मईशतदान हैं जिनके मैं नाम ले सकती हूँ, फिर FBR के जो आखिरी चेयरमैन शब्बर ज़ैदी साहब जो है उनका नाम, मतलब बहुत सारे ऐसे जहन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मतलब नॉक कर सकते थे हुकूमत को कि प्लीज एक्सक्यूज मी, जरा ये सुन लें, हम आपको बता रहे हैं आपकी समती गलत है। क्यों नहीं आप लोगों की जानिब से कोई इस तरह के उनको कहना चाहिए सजेशंस दिए भी गए कि नहीं दिए गए, या सिर्फ तनकीदी वाली बात ही हो रही है अभी तक? कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो सजेशन नहीं देता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि नहीं देता हूं। 3 साल से दे रहा हूं। हमारे मुल्क में एक कल्चर है जिसको कहते हैं साडा बंदा कल्चर, अपना आदमी कल्चर। जब तक आप अपना आदमी नहीं होंगे, साडा बंदा नहीं होंगे, आपकी कोई, जो कहते हैं ना कि आपकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, वो कहेंगे कि यार ये तो बड़ा मुखालिफ आदमी है हमारा। हालांकि आप यकीन करें, मैंने कभी इस प्राइम मिनिस्टर की मुखालफत नहीं की है। मैं समझता हूं कि ये शख्स एक पाकिस्तानी है, इसको मुल्क से मोहब्बत है, ये मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन ये घिर गया है गलत हाथों में। बस यही सबसे बड़ा जो इनके साथ प्रॉब्लम हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में। इनको आदमी की तमीज नहीं आई कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं ये मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं।
ओके। और अभी तक नहीं समझ में आया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये गवर्नर साहब आपको मरवा रहे हैं, लेकिन सब वो जरा भी खामोश हैं। वो जस्टिफिकेशन देते हैं, वो इस रीजन में हमारे यहाँ तेल सबसे कम है, वो उस रीजन में वेनेजुएला से मुकाबला कर रहे हैं आप, वेनेजुएला से, सीरिया से मुकाबला कर रहे हैं आप, मतलब इस तरह ये एक डिफीटिस्ट अप्रोच है। जब आप एक मुश्किल में फंस जाते हैं अपने ही करतूत की वजह से, और आपके पास जब कोई वो ना हो जवाब इसका, तो फिर इसी किस्म के आप जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, रिवर्स गियर, महंगाई का रिवर्स गियर लगेगा या नहीं लगेगा? जो बोलते हैं आकर डॉक्टर साहब, महंगाई का रिवर्स गियर लगेगा कि नहीं लगेगा? उम्मीद छोड़ दे आवाम? देखिए, महंगाई जो है जिस तरीके से हमारा, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस एक्सचेंज रेट की वजह से तबाही फेरी गई है इस मईशत में। एक्सचेंज रेट, तो ये महंगाई कैसे आएगी? आप जिस तरीके से रजा बाकर साहब ने 152 से 174 पे पहुंचाया एक्सचेंज रेट को, इसी तरीके से वापस ले जाए, क्योंकि ये 152 से 174 का सफर ये कोई मार्केट मैकेनिज्म के तहत नहीं हुआ है। ये मैं डे वन से कह रहा हूं। ये IMF ने कहा था कि वॉशिंगटन में आने से पहले, मुज़ाकरात से पहले आप 172 पे करके आएंगे। दिस वाज प्रायर एक्शन, वो हम करके गए। मतलब IMF ने हमारी गर्दन पर पैर रखा हुआ है और हमारा दम घुट रहा है, और घुट के मर भी जाए तो कुछ नहीं पड़ेगा फर्क, IMF की चलेगी, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? मैडम, डे वन से आई वाज द ओनली पर्सन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जब था मैं उस प्राइम मिनिस्टर के, और मैंने प्राइम मिनिस्टर के बहुत समझाने की कोशिश की कि सर, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, आप न जाए IMF में, आप बर्बाद हो जाएंगे, इस मुल्क की मैशत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि IMF में पाकिस्तान को लेकर जाना एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी थी, और उसके लिए इनके कैबिनेट में आदमी प्लेस किए गए थे। डॉक्टर साहब, अब तशनगी रह गई आपसे गुफ्तगू में। आपसे ये वादा लेती हूँ कि अगली दफा आपको दोबारा ज़हमत दूंगी, क्योंकि मईशत के मामला जब तक नहीं संभलेंगे, आप जैसे अजहान की हमें जरूरत पड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। डॉक्टर अशफाक हसन, माहिर माशरियात, हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं जितनी तेजी से आपने फर्स्ट गियर मारकर एक्सीलेटर पर पैर रखकर डॉलर को 174 पहुंचाया है, इसी तेजी से वापस लेकर जाए। लेकिन क्योंकि IMF की शराइत है, और मैंने कहा कि IMF ने आपकी गर्दन पर पैर रख दिया है, अब आपका दम घुटे आपकी आवाम का या ना घुटे, शायद हुकूमत को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों इंपॉर्टेंट एक दौरा हुआ है अफगानिस्तान का, जिसमें पहुंचे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अभी तक के DGISI जनरल फैज हमीद। कैसा था ये दौरा, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि जरा इस खबर का अहाता भी कर लेते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमारे सामने थी कि तालिबान के कंट्रोल के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा और अभी तक मैंने कहा कि जो DGISI हैं जनरल फैज़, उनके हमरा ये दौरा था, और इस दौरे के दौरान इंपॉर्टेंट शख्सियात से वहाँ मुलाकात भी थी। मुआशी पॉलिसीज़ जो अफगानिस्तान की चल रही हैं उस पर भी पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान की मईशत का है, शायद ये सवाल अभी हम डॉक्टर अशफाक हसन साहब से कर ही रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल फिर उभर के सामने ये आ रहा है दुनिया भर में कि पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट क्या एक पेज पर है या नहीं है, ये सवाल अपनी जगह। लेकिन इसके साथ साथ FATF के अंदर जो कुछ हुआ है, FATF के अंदर जो कुछ हुआ है, वहां पर भी मामला शायद पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ताहाल ग्रे लिस्ट में है। बताया गया कि 34 में से 30 पॉइंटर्स पर हमने ज़ाहिर काम करके दिखा दिया FATF को, लेकिन उसके बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकले। तो क्या अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत के साथ अभी तक जो पाकिस्तान की सलामती और बाकी सारी चीजों के हवाले से जिस तरह का नरेशन है, क्या वो तो असरअंदाज नहीं करा FATF पर? इसी पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी मेरे साथ मौजूद है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि तालिबान के कंट्रोल के बाद ये जो पहला दौरा था वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का, और अभी तक के हमारे DGISI जनरल फैज का ये दूसरा दौरा, पहला दौरा उन्होंने अकेले भी किया, कैसे देखते हैं इसको आप दौरे को, और इसके क्या मज़म्मरात हो सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है बहुत अहम था, और ये दौरा इसलिए पॉसिबल हुआ मेरे अपने ख्याल में, जब ये मॉस्को की जब कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे जो फैसले किए जो यहाँ के रीजनल ममालिक हैं, उससे ऐसे लगा कि रिकग्निशन होती है या नहीं होती है, लेकिन सब ने ये फैसला किया कि
बढ़कर इस नई हुकूमत की मावनत की जाए जितनी हो सकती है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल ये दौरा अहम था। और इसके बाद आपको पता है कि ईरान ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो मेरा ख्याल है कि चीजें चल पड़ी हैं, और अगर वहां पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है और ट्रेड शुरू हो जाती है, रास्ते खुल जाते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है, तो आधा काम जो है हो जाएगा हुकूमत का, जो वो इंतजार कर रहे हैं। बाकी जो है बाद में जब रिकग्निशन वगैरह होगी नेचुरली, तो वो फिर बाद की बातें हैं जी। अच्छा, ठीक है, आपने कहा कि इंपॉर्टेंट दौरा है और अगर ये चीज़ें ट्रैक ऑन हो जाती हैं तो इसमें मस्बत चीज़ें होंगी। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि अमारात इस्लामिया, जो कि अफगानिस्तान जिसका नाम तब्दील कर दिया है अफगान तालिबान ने अपनी हुकूमत में आने के बाद, आपको लगता है कि उनकी पॉलिसीज़ को या उनकी हुकूमत को मानने के बाद हम पर फैटफ का जो ग्रे लिस्ट का एक टैग है वो इसलिए भी रह गया है कि हम वो कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के मामलात में जो भी वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप नहीं समझ रहे कि किसी हद तक ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है? देखिए जी, जो ये FATF का मामला है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से तो है, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ज्यादा इसका ताल्लुक इस बात से है कि अमेरिका साहब बहादुर क्या चाहते हैं इस इलाके में। अभी तक तो उन्होंने अपनी खफगी का इजहार किया है, अपने एंगर का इजहार किया है, अपने गुस्से का इजहार किया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ग्राउंड बना रहे हैं दोबारा यहाँ पर किसी और शक्ल में आने के लिए, पैंतरा बदल के वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए शायद आए, शायद और अपने कोई NGOs वगैरह लेकर आए, और उसके लिए उनको फिर पाकिस्तान की अशद जरूरत पड़ेगी। और ये पहले प्रेशर है, उसके बाद वो कहते हैं ना स्टिक एंड कैरेट, तो बाद में गाजरें भी आएंगी, मेरा अपना अंदाजा है। देखते हैं क्या होता है। और FATF का तो ये है कि 34 में से आप 40 भी पॉइंट्स पूरे कर दें, जब तक उन पॉइंट्स को ना देखें जो वो टेबल के नीचे से आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ टेबल के ऊपर नजर रखें, तो कभी भी फैटफ के आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाएंगे। वैसे इंशाल्लाह आप ब्लैक में नहीं जा पाएंगे एक्सक्यूज मी, क्योंकि इतना ज्यादा काम करने के बाद मेरा ख्याल ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो उनको हिंदुस्तान डिक्टेट कर रहा है मेरा ख्याल है, या कम से कम उनको परसुएड कर रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखें, अमेरिका जो भी। लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी बनेगी अभी, जिसको कि और 2 हफ्ते महीना लग सकता है, उसके बाद ये फैसला होगा कि आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा। आपके साथ सुलूक तो सर ये हो रहा है कि पाकिस्तान में सफीर नामजद हो गए और वो आ भी गए हैं अमेरिका की जानिब से। किसी हद तक आपने बिल्कुल दुरुस्त समत की तरफ लेकर गए कि नया पैंतरा क्या हो सकता है, शायद ये देखना बहुत ज़रूरी है अमेरिका साहब बहादुर का। लेकिन सर फरमाइएगा कि जो तारे हम तो बड़े फेयरली जा रहे हैं, कल जनाब अमजद शुएब साहब कहीं बात कर रहे थे, बल्कि हमारे चैनल पर भी उन्होंने ये बात की कि फेयर गेम होना चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान पूरी तरह सालसी के किरदार में अफगानिस्तान में तालिबान के हमरा था और उनको ज़ाहिर है उनकी हुकूमत को भी तस्लीम कर रहा है, तो वहां से भी फिर हमें वैसे ही रिस्पॉन्स चाहिए। आपको लग रहा है कि फेयर गेम है तालिबान की तरफ से भी टुवर्ड्स पाकिस्तान? देखिए जी, तालिबान आपको पता है इज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारे उनके फैक्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो सब एक ही इलाके के लोग नहीं है, एक ही जैसी उनकी सोच नहीं है। और दूसरा उनका डिसिप्लिन ऐसे नहीं है कि जैसे किसी नॉर्मल मुल्क में होता है कि जी कमांडर ने कह दिया तो सबने मुंह बंद कर लिया, ऐसे नहीं है। गो कि उन्होंने बड़े अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, जब लोगों को माफ करने की बात आई है, जब खून खराबा ना करने की बात आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंदर ऐसे लोग हैं जिनको बड़े गहरे खदशात हैं पाकिस्तान के मुतालिक, लेकिन वो कम है, वो अक्सरियत नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी ये समझता है कि फेयर गेम इस दुनिया में कोई चीज होती है, ये किस बला का नाम है, तो मैं बड़ा हैरान हूं कि इतने ये सीनियर लोग और इतना जानने के बाद देयर इज नो सच थिंग एज फेयर गेम। ये ले और दे का मामला है। इट्स ऑलवेज बी अ ग्रे एरिया। हां जी, जितना आपके पास पोटेंशियल होगा किसी को फायदा पहुंचाने का या किसी को नुकसान पहुंचाने का, उतना ही आप अपनी फसल काट पाएंगे, अच्छी या बुरी। तो इसमें कोशिश तो यही होनी चाहिए, ठीक है, जो अमजद शुएब साहब ने कहा है, बट इस दुनिया में ना फेयर प्ले है, खेल का उसूल ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं, ग्रे रखना पड़ता है। इस किस्म की कोई चीजें नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। जनरल साहब आप कह रहे हैं कि गेम का उसूल ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता, बीच में ग्रे भी होता है, तभी हार जीत के फैसले तब्दील होते रहते हैं। ग्रे होता है और इसका सारा दारोमदार होता है, जैसे मैंने 2 बातें कही हैं, आप किसी का क्या फायदा कर सकते हैं,
आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त हो गई। अब इससे बात आगे लेके चलते हैं। जैसे आप फरमाइएगा कि अफगानिस्तान की सिचुएशन में इस वक्त इंडिया के अंदर, आप मुझसे बेहतर मालूमात रखते हैं, वहां पर एक पूरी जिसे कहते हैं भरपूर तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम तो वो अपनी इलेक्शंस में चलाते हैं, लेकिन वैसे भी वहां पर एक मुखालिफ बयानिया जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं कि तालिबान को सपोर्ट लाइन जो है वो पाकिस्तान से मिलती है। आप समझते हैं कि अभी तक बड़ी बारीक बात है, लेकिन मैं ज़ाहिर कहना चाह रही हूं इसलिए क्योंकि अब हालात ज़बान ज़दे आम हो गई है ये बात। DGISI के ताहाल तकरूरी का नोटिफिकेशन ना होना, क्रॉस द बॉर्डर जो हमारे दुश्मन है वो इसको कैश करते हैं इन बातों को जनरल साहब? जी देखें, वो पहली बात कि हम उनके कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का इस किस्म का रिश्ता है कि हमेशा से, हालांकि हमारे ताल्लुकात टेंस भी रहे हैं, लेकिन खुराक के मामले में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है, दवाइयों के सिलसिले में पाकिस्तान पे इन्हिसार करता है, तालीम के सिलसिले में पाकिस्तान पे इन्हिसार करता है बहुत ज्यादा। और जब उनका घर उनको नहीं मिलता तो वो आके घर भी किराए पे यहीं पे लेते हैं। तो ये तो जो वहां सफ़े मातम बिछी हुई है वो तो और वजूहात की बिना पर है कि उनका अपना नेटवर्क उखड़ गया और वहां यहाँ से चलते बने। तो ये बात अलग। बाकी वो जो आप बात कर रही है दूसरी, ठीक है, वो टाइम काफी गुजर गया है और उसकी वजह से लोग बातें हो रही हैं जैसे भी निकल रही हैं। लेकिन मैं दो बातों में बिल्कुल क्लियर हूं कि देखें, फाइनल अपॉइंटमेंट हक है वजीर आजम का, लेकिन सही बंदे को रिकमेंड करना हक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। और ये जब भी हल हो जाएगा, मेरा ख्याल है चंद दिनों की बात है, ये मसला हो जाएगा। और जो लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि शायद ये भिड़ गए हैं, ये एक पेज पर नहीं है, उनके अरमानों पे ओस पड़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच जनरल रिटायर्ड नईम लोधी हमसे बात करने के लिए। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।